विश 100 करोड़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हुआ ये कि भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी शेयर बाजार में जश्न का माहौल बन गया। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस शांत धमाके के पीछे की असली कहानी क्या है और कौन है वो सेक्टर्स जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो हेडलाइन बनी वो ये थी कि रेपो रेट 5.50% पर ही बना रहेगा। देखिए, इसकी उम्मीद तो लगभग सभी को थी, तो इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि अगर कुछ बदला ही नहीं तो बाजार इतना खुश क्यों हुआ, वो क्यों उछला? इसका जवाब हेडलाइन में नहीं बल्कि आरबीआई के बयानों की बारीकियों में छिपा है। और असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। बाजार ने असल में आरबीआई के नए अनुमानों पर रिएक्ट किया। देखिए, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया और महंगाई यानी इन्फ्लेशन का अनुमान 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया गया। मतलब साफ है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और महंगाई काबू में रहेगी। ये किसी भी इकॉनमी के लिए एक ड्रीम कॉम्बो है। और आरबीआई गवर्नर का ये बयान बाजार के लिए किसी मीठे संगीत से कम नहीं था। इसे कहते हैं डोविश पॉज। जब आरबीआई कहता है कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी स्पेस यानी नीतिगत गुंजाइश है, तो ये एक सीधा सीधा इशारा होता है कि भविष्य में ब्याज दरें कम की जा सकती हैं और बाजार को बस यही सुनना पसंद है। तो इस अच्छी खबर का असली फायदा किसे मिलेगा? चलिए अब सीधे उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो इस पॉलिसी के बाद बाजार के सबसे बड़े विजेता बनकर उभर सकते हैं। और देखिए, बाजार का रिएक्शन कितना तेज था। घोषणा वाले दिन ही बैंक निफ्टी इंडेक्स में 1.3% की जबरदस्त उछाल देखी गई। ये एक बहुत ही सॉलिड और पॉजिटिव संकेत था कि बाजार को ये पॉलिसी पसंद आई है। तो सबसे पहला और सबसे साफ विजेता है बैंकिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कॉर्पोरेट अधिग्रहण के लिए फाइनेंसिंग को आसान बना दिया है और आईपीओ फंडिंग की लिमिट भी बढ़ा दी है। इन कदमों से बैंकों के लिए बिजनेस के नए रास्ते खुलेंगे और उनकी उधार देने की क्षमता सीधे तौर पर बढ़ेगी। और सोने पर सुहागा ये है कि दशकों में पहली बार हमारे बैंकों की बैलेंस शीट इतनी मजबूत और साफ सुथरी है। अगला बड़ा लाभार्थी है रियल एस्टेट सेक्टर। सोचिए, जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो घर खरीदने वालों के लिए अपनी ईएमआई प्लान करना कितना आसान हो जाता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान। और ऊपर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जीएसटी दरों में जो कमी की गई है, उससे भी इस सेक्टर को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है। लेकिन इसका असर सिर्फ इन दो सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं है। ऑटो, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दूसरे कई सेक्टर्स हैं जो कम ब्याज दरों के माहौल में फलते फूलते हैं। सीधी सी बात है, जब फाइनेंसिंग की लागत कम और स्थिर होती है तो लोग और कंपनियां दोनों ही बड़ी खरीदारी और नए निवेश करने के लिए आगे आते हैं, जिससे पूरी इकॉनमी को एक मजबूत धक्का मिलता है। अच्छा, ये तो हुई घरेलू बाजार की बात, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आरबीआई एक और बड़ा गेम खेल रहा है और वो भी ग्लोबल लेवल पर। आइए उसे समझते हैं। जी हां, आरबीआई का ध्यान सिर्फ घरेलू पॉलिसी पर नहीं है। उन्होंने रुपए को एक ग्लोबल करेंसी बनाने और डॉलर पर हमारी निर्भरता को धीरे धीरे कम करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी पेश की है। तो सवाल है कि आरबीआई ये करेगा कैसे? इसके लिए उन्होंने 3 बड़े और ठोस कदम उठाए हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों पर नजर डालते हैं। अब ये जो नए नियम हैं, ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, तो चलिए इन्हें एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है SRVA। इसे ऐसे समझिए, ये एक खास तरह का बैंक अकाउंट है जो कोई विदेशी बैंक भारत में खोलता है ताकि वो भारत के साथ रुपये में ट्रेड कर सके। सबसे अच्छा उदाहरण है रूस, जो भारत को तेल बेचता है और पेमेंट रुपये में लेने के लिए इन्हीं SRV खातों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इन नियमों को जमीन पर लागू कौन करेगा? ये हैं ऑथराइज्ड डीलर यानी एडी बैंक। ये एसबीआई और एचडीएफसी जैसे हमारे बड़े भारतीय बैंक हैं जिन्हें आरबीआई ने विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को संभालने की पावर दी है। अब आरबीआई हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को और भी आसान बना रहा है। वो नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों की करेंसी के लिए रोज की एक्सचेंज दरें पब्लिश करेगा। इससे क्या होगा? इससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी और हिसाब किताब आसान हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा और गेम चेंजिंग कदम है। अब तक विदेशी बैंक अपने एसआरवीए खातों में रखी रुपए को सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में ही लगा सकते थे,
लेकिन अब आरबीआई ने उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में भी निवेश करने की इजाज़त दे दी है। इससे विदेशी पार्टनर्स के लिए रुपया होल्ड करना और भी ज़्यादा फायदेमंद और आकर्षक हो जाएगा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। सब कुछ इतना अच्छा और आसान भी नहीं है। चलिए अब उन चुनौतियों पर भी एक नज़र डालते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हैं। जी हाँ, इस घरेलू आशावाद के बावजूद आरबीआई ने खुद साफ साफ चेतावनी दी है कि दुनिया भर से कुछ बड़े बाहरी खतरे आ रहे हैं जो हमारी ग्रोथ की रफ्तार पर असर डाल सकते हैं। तो यहाँ एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है ग्लोबल चुनौतियां जैसे अमेरिकी टैरिफ, ट्रेड वॉर और दुनिया भर में कमजोर मांग। लेकिन दूसरी तरफ है भारत की अपनी ताकत, जैसे काबू में महंगाई, मजबूत जीडीपी का अनुमान और क्लीन बैंक बैलेंस शीट, जो इन बाहरी झटकों से हमें बचा सकती हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा चुनौती किसके लिए है? जाहिर है उन सेक्टर्स के लिए जो अपने माल को एक्सपोर्ट करने पर निर्भर है। खासतौर पर वो कंपनियां जो अमेरिका जैसे बाजारों को सामान बेचती हैं, क्योंकि वहां टैरिफ और डिमांड में कमी का सीधा असर उन पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आरबीआई और सरकार की रणनीति एकदम साफ है। एक तरफ अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाओ और दूसरी तरफ अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ वित्तीय संबंधों को गहरा करो, ताकि भारत को वैश्विक उथल-पुथल से एक सुरक्षा कवच मिल सके। तो क्या भारत इस अशांत दुनिया में अपने लिए एक मजबूत आर्थिक किला बना रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को नजर रखनी होगी। समय पर ऐसे ही अपडेट्स के लिए जो आपको दूसरों से पहले फायदा पहुंचाएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।